भारत में जब भी बड़े उद्योगपतियों, सरकारी नीतियों और राजनीति के रिश्तों पर चर्चा होती है, एक शब्द बार बार सुनाई देता है, क्रॉनी कैपिटलिज्म। विपक्ष इसे मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक विफलताओं में से एक मानता है, जबकि सरकार का दावा है कि उसकी नीतियां पारदर्शी हैं और भारत में व्यापार करने का माहौल बेहतर हुआ है। लेकिन आखिर क्रोनी कैपिटलिज्म है क्या? ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक क्यों माना जाता है? और पिछले एक दशक में भारत में इसे लेकर इतनी बहस क्यों हुई? क्रोनी कैपिटलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रोनी यानी करीबी दोस्त या प्रभावशाली संपर्क, और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। सामान्य पूंजीवाद में कंपनियां प्रतिस्पर्धा, नवाचार, गुणवत्ता और दक्षता के आधार पर सफल होती हैं, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म में सफलता का आधार बाजार नहीं बल्कि सत्ता के साथ निकटता बन जाती है। ऐसी व्यवस्था में सरकारी ठेके कुछ चुनिंदा कंपनियों को मिलते हैं। नियम और नीतियां विशेष उद्योग समूहों के हित में बनाई जाती हैं। संसाधनों का आवंटन निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बजाय राजनीतिक प्रभाव के आधार पर होता है। बड़े उद्योगपतियों को ऐसी सुविधाएं मिलती है जो छोटे व्यवसायों को उपलब्ध नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जब कौन है बेहतर की जगह कौन ज्यादा जुड़ा हुआ है सफलता तय करने लगे, तो वह क्रोनी कैपिटलिज्म कहलाता है। आखिर क्रोनी कैपिटलिज्म इतना खतरनाक क्यों है? इससे प्रतिस्पर्धा खत्म होती है। जब कुछ कंपनियों को विशेष लाभ मिलने लगते हैं, तो कई और नई छोटी कंपनियों के लिए बाजार में टिकना कठिन हो जाता है। अगर सफलता का रास्ता राजनीतिक संपर्क हो, तो कंपनियां बेहतर उत्पाद बनाने की बजाय नेताओं और अधिकारियों से संबंध मजबूत करने में अधिक ऊर्जा लगाती हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। लाइसेंस, परमिट, खनन अधिकार, जमीन और सरकारी अनुबंध राजनीतिक प्रभाव के आधार पर मिलने लगते हैं। आर्थिक असमानता बढ़ती है। कुछ उद्योग समूह तेजी से अमीर होते जाते हैं, जबकि छोटे व्यवसाय और आम नागरिक पीछे छूट जाते हैं। सबसे खतरनाक है कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। जब आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो इसका असर मीडिया, चुनावी फंडिंग और सार्वजनिक नीति पर भी पड़ने लगता है। भारत में ये समस्या केवल किसी एक सरकार से जुड़ी नहीं है। 1990 के दशक के बाद से उदारीकरण के साथ कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें सरकार और उद्योग जगत के रिश्तों पर सवाल उठे। यूपीए काल के दौरान भी 2G स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद हुआ। कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद हुआ, जिसे कोलगेट कहा गया। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी किसी से छुपा नहीं है। इन मामलों में आरोप था कि सरकारी फैसलों में कुछ निजी हितों को अनुचित लाभ मिला। मोदी सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप भी लग रहे हैं। 2014 के बाद विपक्ष, कुछ अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि आर्थिक शक्ति कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों में केंद्रित होती जा रही है। इन आरोपों के पीछे मुख्य तर्क हैं। पिछले एक दशक में कुछ बड़े भारतीय उद्योग समूहों ने बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, नवीनीकरण ऊर्जा, सीमेंट, मीडिया और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया। चुनावी बॉन्ड का विवाद भी किसी से छुपा नहीं है। 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। आलोचकों का तर्क था कि इस व्यवस्था ने कॉरपोरेट फंडिंग को अपारदर्शी बना दिया, जिससे बड़े दानदाताओं और सरकार के बीच संबंधों पर सवाल खड़े हुए। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निजीकरण में कुछ बड़े खिलाड़ियों की प्रमुख भूमिका को लेकर भी बहस हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक दबाव के लिए किया जाता है, जिससे कुछ कारोबारी समूहों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप और कानूनी रूप से सिद्ध भ्रष्टाचार एक जैसी चीज नहीं है। कई मामलों में आलोचक नीतिगत पक्षपात की बात करते हैं, लेकिन अदालतों या जांच एजेंसियों द्वारा हमेशा ऐसे आरोप सिद्ध नहीं किए गए हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आरोपों और प्रमाणित तथ्यों में अंतर आवश्यक है। पिछले 12 सालों में भारत पर इसका संभावित प्रभाव भी देखने को मिला। यदि आलोचकों के तर्क देखे जाएं, तो भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति और बाजार हिस्सेदारी कुछ बड़े समूहों में केंद्रित होती दिखाई दी। नोटबंदी, जीएसटी के शुरुआती चरण और कोविड महामारी के दौरान लाखों छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए, जबकि बड़े कॉरपोरेट समूह अपेक्षाकृत तेजी से उभरे। टेलीकॉम, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, हवाई अड्डे और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कुछ कंपनियों का दबदबा बढ़ा। जब आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित होती है, तो विदेशी निवेशक भी नियामकीय निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा सकते हैं।
इस पर सरकार और उसके समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि कोयला खदानों और स्पेक्ट्रम की नीलामी अब पारदर्शी प्रक्रिया से होती है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत किया। जीएसटी ने कर प्रणाली को एकीकृत किया। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन टेंडरिंग ने भ्रष्टाचार कम किया। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म किसी भी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि ये बाजार की निष्पक्षता को कमजोर करता है। लेकिन इसका समाधान किसी एक उद्योगपति या एक राजनीतिक दल को दोषी ठहराने में नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं, पारदर्शी नीतियों, स्वतंत्र नियामकों और जवाबदेह शासन में है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि सफलता का आधार नवाचार, मेहनत और प्रतिस्पर्धा हो, न कि राजनीतिक पहुंच और सत्ता की गलियारों में मौजूद संपर्क। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के लिए काम करने लगती है तो अंततः उसकी कीमत पूरा समाज चुकाता है।